नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो आपका JCERT झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न सभी सब्जेक्ट से मिला करके लिया गया है। तो इसमें भी अभी आप देखेंगे राजनीति शास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आप यहाँ पर कर लेंगे, जो कि आपके जेटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर इसको बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लेकर के आपको डेली यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप सभी सामाजिक विज्ञान के लिए जुड़ जाइएगा, जो भी सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न है दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? मासिनराम, तमिलनाडु, नेतरहाट या कोई नहीं। ये आपका जेटेट में पूछा गया भी प्रश्न है, ठीक है। तो दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन माना जाता है? तो देखिए वो आपका है मासिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है, ठीक है। तो मासिनराम दुनिया में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। MVVI प्रश्न है, दिमाग में रख लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आएगा। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है आपको बताना है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप ना, क्या है लक्षद्वीप। तो और एक होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दो द्वीप समूह के बारे में आपको देखना है, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके JCERT किताब में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखिएगा यह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? देखिए प्रश्न ये भी आ गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो था वो आपको कहाँ स्थित है? अरब सागर में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित होगा? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही MVVI है और प्रैक्टिस सेट का सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, आपको बताना है कि हिंदू का धार्मिक ग्रंथ क्या है? वेद, पुराण, रामायण या सभी, ठीक है। तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ वेद भी है, पुराण भी है, रामायण भी है, राइट आंसर इसका D हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ क्या है आपको बताना है, ठीक है। कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं, ठीक है। तो इस्लाम के लिए क्या होता है धार्मिक ग्रंथ? तो उनके लिए होता है कुरान शरीफ, ठीक है। इस्लाम के लिए कुरान शरीफ प्रमुख वेद या धार्मिक ग्रंथ है। ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। कुरान शरीफ तो अभी आपने देखा था किसका हो गया था, मुस्लिम का हो गया था। वेद किसका हो गया था? तो यहाँ पे वेद हिंदुओं का हो गया था। अब एक बच रहा ऑप्शन बाइबल, तो बाइबल किसका होगा? ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबल है, ठीक है। ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबल है। प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, सभी प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हुए हैं।
सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। सिखों का पंजाबी, जिसको सिख हम लोग पंजाबी कहेंगे, उनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन होता है? कुरान शरीफ, वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो कुरान शरीफ मुस्लिम का, वेद हिंदुओं का, बाइबल ईसाइयों का, तो गुरु ग्रंथ साहिब किसका हो जाएगा? सिखों का। ठीक है, सिखों का ग्रंथ का पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है। पंजाब का प्रमुख पर्व है। पंजाब का प्रमुख पर्व है, कहाँ का है बताना है आपको। सरहुल, ओणम, डांडी, बैसाखी। ठीक है, सरहुल कहाँ है आपके लिए? झारखंड में। ओणम केरल, डांडी गुजरात, बैसाखी तो बैसाखी है काल बैसाखी पंजाब के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? बैसाखी जो होता है पंजाब का प्रमुख पर्व होता है। बिहार का मुख्य पर्व है। बिहार का मुख्य पर्व है, आपको बताना है। ठीक है, सरहुल, ओणम, डांडी या छठ। ठीक है, तो बिहार का जो मुख्य पर्व है वो छठ है। ठीक है, बिहार का मुख्य पर्व छठ है। असम का प्रमुख त्यौहार है। असम का प्रमुख त्यौहार है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपके जेटेट में भी आए हुए प्रश्न है कि असम का प्रमुख त्यौहार है। और ये जो है आपको JCERT किताब क्या देखिएगा, आप पॉलिटिकल साइंस में जब जाइएगा तो उस क्लासरूम में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सब कुछ किताब से निकाला गया है। तो असम का प्रमुख त्यौहार क्या है? सरहुल, डांडी, बिहू, कथकली। ठीक है, कथकली केरल का, सरहुल झारखंड के लिए है, डांडी गुजरात के लिए, बिहू असम के लिए। ठीक है, तो बिहू असम के लिए, तो असम का प्रमुख त्यौहार क्या हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहू। राइट आंसर सी हो जाएगा। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, डांडी है, बैसाखी है, ओणम है, पोंगल है। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो प्रमुख त्यौहार माना जाता है वो आपको देखिए माना जाता है पोंगल को। किसको माना जाता है? पोंगल को। पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे झारखंड में लगने वाले प्रमुख मेले। यहाँ से प्रश्न आते हैं, उसको ट्रिक के रूप में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, झारखंड में लगने वाले प्रमुख मेले का नाम याद रखने को एक ट्रिक से हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या है ट्रिक? तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एक तरफ मेला का नाम और एक तरफ उसके सामने जिला का नाम। ठीक है, तो मेला के नाम के लिए याद रखना है क्या चीज़? SHUN, सून। क्या हो जाएगा? सून। SHUN, सून। सून, और आगे देखिएगा रब, सुन रब। क्या है? रब, RB रब याद रखिएगा, यानी सुन रब। ठीक, सुन रब लिख लीजिएगा, SHUNRB, सुन रब। अब यहाँ पर देखिएगा दे दू गम, सुन रब, और इसके जगह का नाम याद रखने के लिए ये क्या हो गया? मेला का नाम याद हो गया सुन रब से, और उसके सामने से स्टार्ट कीजिएगा, ऊपर वाले से ही। दे दू गम हजार सीता सा, सुन रब दे दू गम हजार सीता सा। ठीक है, तो देखिए सुन, सुन में एस है, यहाँ पर एस से हो जाएगा श्रावणी मेला, और इसके स्थान में है दे, तो देश हो जाएगा देवघर। यानी झारखंड का श्रावणी मेला जो है कहाँ लगता है? देवघर में लगता है। ठीक है, एच से देखिए हो जाएगा हिजला मेला, और दू से हो जाएगा दुमका, यानी हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में लगता है। ठीक है, अब देखिए उर्स, यूस से देखिए उर्स मेला हो गया, और यहाँ पर गम से गुमला याद रखना है, गम से गुमला याद रखना है। ठीक है, एन से है नरसिंह धाम मेला, और हजार इसके सामने लगा था, हजार से हजारीबाग याद रखना है, यानी नरसिंह धाम मेला कहाँ लगता है? हजारीबाग में। फिर आर से देखिए राम रेखा धाम मेला, और सीता, सीता में सी से याद रखिएगा सिमडेगा। ठीक है, बिंदु धाम मेला, और यहाँ पर देखिएगा सा से देखिए हो जाएगा साहेबगंज। ठीक है, तो क्या याद रखना है? सुन रब दे दू गम हजार सीता सा, बस सामने सामने लिख लीजिएगा। दे से देवघर, दू से दुमका, गम से गुमला, हजार से हजारीबाग, सीता में सी से सिमडेगा, और सा से साहेबगंज। ठीक है, बी से बिंदु धाम मेला, आर से राम रेखा धाम मेला, एन से नरसिंह धाम मेला, यू से उर्स मेला, एच से हिजला मेला, और एस से श्रावणी मेला। तो झारखंड के कुछ प्रमुख मेले हैं, उसको याद कर लीजिएगा, ये आपका जेटेट में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जेटेट में प्रश्न आ सकता है, आप सभी को इसको देख लीजिएगा, देख करके ही एग्जाम में जाएंगे। ठीक है,
देखिए आपको यहाँ पर 6 to 10 तक का तो कंप्लीट नोट्स हम बना दिए हैं। बाकी आपका जो फिर से सेकेंड बार सिलेबस आया उसका भी हम यहाँ पर आपको बना के दे रहे हैं। इतना देख लेने के बाद आपका श्योर रहिए कि जेटेट निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि JCERT किताब का निचोड़ एकदम निकाला गया है। इसमें बाहर से कोई प्रश्न है ही नहीं, ठीक है, एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, सब प्रश्न किताब से एक लाइन से हुबहू है, ठीक है। इसलिए एग्जाम में देने जाने से पहले यहाँ से नोट्स PDF जो भी है आप परचेज करके पढ़ करके ही जाएंगे, ठीक है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है लिखित अलिखित दोनों, कोई नहीं, ठीक है। भारत का संविधान कैसा है आप सभी को जानते हैं, तो लिखित है। भारत का संविधान लिखित है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है कैसा है आपको बताना है, लिखित अलिखित दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है। संविधान सभा को कहा जाता है, संविधान सभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत, कोई नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा को संविधान का सार यानी लघु भारत भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लघु भारत। संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1947, 28 दिसंबर 1948 या कोई नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, कभी कभी स्थान भी देखिए पूछ दिया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, देखिए बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में 2 प्रकार के अध्यक्ष हुए, एक अस्थायी और एक अस्थायी, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा के 2 दिन बाद जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो आपके बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था, संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या कोई नहीं, ठीक है। तो संविधान निर्माण की दिशा में जो सबसे पहला कदम था वो आपका जवाहरलाल नेहरू की तरफ से जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसी को पहला कदम माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, ठीक है, कब किया गया आपको बताना है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इनके द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य पारित किया गया, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर कुछ घटना है जिसका हम जिक्र कर देते हैं, ये नोट्स बना हुआ है आपको याद कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, एकदम याद रखिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 2 दिन बाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, क्लियर। 9, 11, 13 याद रखिएगा तीनों डेट को, यहाँ से एक डेट हो सके कि आपके एग्जाम में निकल के आ जाए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, देखिए प्रारूप समिति के सदस्य तो याद ही रखिएगा, प्रत्येक सदस्य के काम भी याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी से एक प्रश्न हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको भी देख लीजिएगा। ऐसे इसमें सारा कुछ आपको बनाया हुआ मिलेगा, और 6 to 10 तक अभी कंप्लीट बना हुआ उसको भी करवा देंगे, और बाकी जो न्यू सिलेबस आया है उसका चल रहा है, ठीक है, उसका भी नोट्स बन रहा है। तो आप सभी को यहाँ पर जुड़ जाइएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको JCERT किताब से तैयारी हो जाएगा, वहाँ से कोई भी प्रश्न छूटने का बात नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है आपको JCERT का ही बनाना है, हैंड रिटन नोट्स का ही बनाना है, बाहर का बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है।
प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8। ठीक है, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान जो है वो आपका भारत का ही है। ठीक है, भारत का ही संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, क्योंकि यह विभिन्न देशों से घूम घूम करके ला करके बनाया गया है। ठीक है, इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? संविधान की सूची में कौन शामिल है आपको बताना है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, सभी। ठीक है, तो सूची में 3 होता है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, और तीनों जो है संविधान की सूची में शामिल है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? ठीक है, हमारे पास संघ सूची है, राज सूची है और यहाँ पर समवर्ती सूची है। ठीक है, तो संघ सूची पर जो नियम बनाने का अधिकार है वो आपको केंद्र सूची का है, राज सूची पर राज्य सरकार का है और समवर्ती सूची पर दोनों का होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है आपको बताना। ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न आ गया, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, प्रश्न पूछा हुआ है, एग्जाम में आपका आया हुआ है। ठीक है, तो राज्य सूची पर कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं। तो राज्य सूची राज्य का विषय होता है, इसलिए इस पर जो नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, वो राज्य सरकार बनाती है। कौन आती है? राज्य सरकार। राइट आंसर राज्य सरकार, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। ठीक है, तो समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य का विषय है, केंद्र और राज्य का विषय है, इसलिए समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती है। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो, समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो अंतिम रूप पर निर्णय किसका काम करेगा? ठीक है, समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य से मिल करके बनाया हुआ सरकार है। ठीक है, सूची है, तो इसमें अगर मान लीजिए किसी तरह का केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो जाए तो उस पर अंतिम निर्णय किसका चलता है? अंतिम निर्णय किसका चलता है? तो अंतिम निर्णय होता है केंद्र सरकार का। किसका होता है? केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय होता है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही MBBI प्रश्न है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समवर्ती सूची से एक प्रश्न बहुत बार आया है, हर बार आपके एग्जाम में आ रहा है, जेटेट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? बताना है, स्वास्थ्य जो है वो किस सूची का विषय है? ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कोई नहीं। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, ये भी समवर्ती सूची में ही आता है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है शिक्षा किस सूची का विषय है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, लेकिन आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी 1-2 बार आया हुआ है कि स्वास्थ्य किस सूची का विषय है। तो स्वास्थ्य जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, पर्यावरण किस सूची का विषय है? आपको बताना है कि पर्यावरण जो है किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण भी आपका समवर्ती सूची का ही विषय है, यानी याद रख लीजिएगा, शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया और पर्यावरण, तीनों प्रश्न पूछे हुए हैं और तीनों JCERT किताब से निकले हुए हैं, इसलिए तीनों में से एक आ सकता है, कंप्लीट होकर रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स भी आपको हमने बना दिया है, नोट्स बना दिया है। क्या बनाया हुआ है देखिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पर्यावरण, ये तीनों ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकार कानून बनाती है, अतः यह समवर्ती सूची का विषय है, कंप्लीट रहिएगा। ठीक है, भूमि, कृषि, पुलिस किस सूची का विषय है? भूमि है, कृषि है, पुलिस है, किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो भूमि, कृषि और पुलिस ये जो है आपका राज्य के अंतर्गत आता है, तो आपको राज्य सूची का विषय चला जाएगा। ठीक है, चलिए सुरक्षा, वित्त और संचार, सुरक्षा, वित्त और संचार किस सूची का विषय है? सुरक्षा है, वित्त है, संचार है, किस सूची का? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कोई नहीं। तो सुरक्षा संघ का, वित्त संघ का, ये संघ सूची का विषय है, ये तीनों जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको बताना है। 8 मार्च, 9 मार्च, 20 मार्च, कोई नहीं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है? देखिए ये आपका अभी न्यू सिलेबस में है, न्यू सिलेबस में है 2011 की जनगणना, ठीक है। इसको देखिए कैसे याद करेंगे, पुरुष, महिला और औसत, ये तीनों प्रश्न एक नहीं एगो आपके एग्जाम में रहता है। याद करने का बहुत अच्छा तरीका इसका बता देते हैं आपको। देखिए कैसे याद रखिएगा 5 6 6 7 7 8, ठीक। ऊपर जो रहेगी महिला, ऊपर कौन रहेगी याद रख लीजिएगा, महिला, ऊपर महिला रहेगी, ठीक है। नीचे कौन रहेगा, पुरुष, नीचे पुरुष रहेगा, और बीच में जो है औसत साक्षरता दर रहेगा, औसत, ठीक है। तो 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 56%। पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 78%। और पुरुष महिला का औसत साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 67%। एकदम याद रख लीजिएगा। इसी तरह से लिख करके क्या लिखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए। तो 5 6 6 7 7 8 महिला, ऊपर पुरुष, नीचे और बीच में साक्षरता औसत दर, ठीक है। ये कंप्लीट आप कर लीजिएगा ना। ये साक्षरता दर से एक प्रश्न आपका निकल के आ रहा है आपके एग्जाम में, क्लियर रहिएगा एकदम, ठीक ना। तो आपको देखिए हम सारा चीज़ जहाँ पर होता है ट्रिकी उसको भी कंप्लीट करवा दे रहे हैं, जहाँ पर जैसे है आपको सारा कुछ इसमें मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया झारखंड में 2000 साक्षरता दर, तो ये हो गया आपका महिला का है जनगणना, महिला कुल साक्षरता दर है। तो कुल साक्षरता दर कितना हो जाएगा, तो आपको बोला था 5 6 6 7 7 8, तो ये कुल साक्षरता दर बीच वाला है। तो 6 7 होगा, 6 7 किस में है, सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है, ये जनगणना आपको अभी न्यू सिलेबस में देखना है, ठीक है। तो आपको हम बोले 5 6 लिखो भाई, 6 7 लिखिए, 7 8 लिखिए। ये ऊपर वाली महिला होगी, नीचे वाले पुरुष होंगे और ये बीच वाले औसत होंगे। तब आपसे पूछ दिया महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला कितनी है, ऊपर में है 5 6 यानी 56%। 56% किस में, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा इस तरह से। 2011 के जनगणना के आधार पर पुरुष साक्षरता दर कितना है, लिखे थे अभी 5 6 6 7 7 8, ये महिला, ये पुरुष, हाँ, महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर। तो पुरुष साक्षरता दर 78%, राइट आंसर सी 78% हो जाएगा, ठीक है। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड का लिंगानुपात क्या है, जेटेट में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। लिंगानुपात कितना है, 947, 950, 996, 830, ठीक है। तो 2011 के आधार पर जो झारखंड का लिंगानुपात है वो है आपका 947, क्या है, 947। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, ये आपको पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। 1011, 1098, 1099, 1100, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है आपका 1098 है, याद रखिएगा 1098। पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या चाहिए आपको बताना, 100, 101, 108, कोई नहीं, ठीक है। तो पुलिस से यदि आप हेल्पलाइन लेना चाहते हो उसके हेल्पलाइन नंबर 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्लियर। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस आप लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर क्या है, 100 001 108 102। तो एम्बुलेंस के लिए आपका जो आता है वो आपका है 108, ठीक है, 108। ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का अर्थ है, आगे बढ़िए, रुकिए, वाहन की गति कम कीजिए, कोई नहीं, ठीक है। अगर ट्रैफिक में हरा रंग मिल रहा है उसके संकेत का अर्थ हो जाएगा आगे बढ़िए, ठीक है, क्या होगा, आगे बढ़िए, आपको हरा सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप जेटेट की तैयारी करने के लिए आप जेसीईआरटी झारखंड राज्य के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न को पढ़िए, वहाँ से आपका जेटेट 100% कंप्लीट हो रहा है। किसी भी तरह से आप यहाँ पर 100 जो है पार कर जाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी जुड़ जाइएगा। यहाँ पे सिर्फ बहुत ही कम कीमतों पर आपको 500 रुपये में तैयारी करवाया जा रहा है, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के। तो सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। और केवल यदि आप चाहते होंगे हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या पॉलिटिकल का, तो आप सिंगल 150-150 रुपया करके ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।